नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का। यह वीडियो बिहार बोर्ड कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत इतिहास की दुनिया अर्थात हिस्ट्री विषय पर है, जिसमें आज हम लोग अध्ययन करेंगे अध्याय 3 का, जिसका नाम है फ्रांस की क्रांति। इससे पहले के दोनों अध्यायों को अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पहले इसे पढ़ ले। मेरे चैनल के 9th क्लास के हिस्ट्री वाले प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। हम चलते हैं अध्याय 3 फ्रांस की क्रांति पर। तो आप देख सकते हैं यह है आपका अध्याय 3 फ्रांस की क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और आज इस अध्याय में सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि यह जो फ्रांस में क्रांति हुई इसके कारण क्या थे, जिसमें पहला कारण था राजनीतिक कारण, इसको समझेंगे। उसके बाद देखिए सामाजिक कारण है, सोशल रीजन, आर्थिक कारण, इकोनॉमिकल रीजन, ठीक। उसके बाद देखिए व्यक्तिगत एवं धार्मिक कारण है, यहाँ सैनिक कारण है, बौद्धिक कारण है, बहुत सारे कारण थे इस क्रांति के। यहाँ देखिए विदेशी घटनाओं का प्रभाव भी था। तो इन सब कारणों के कारण क्या हुआ, फ्रांस में क्रांति हुई। अब यह जो क्रांति हुई वह कैसे कैसे हुई, उसका घटनाक्रम क्या था, तो घटनाक्रम को भी हम लोग समझेंगे, ठीक। और फिर इसके बाद हम लोग जब क्रांति खत्म हो गई उसके बाद किस प्रकार आतंक का राज्य वहाँ पे स्थापित हो गया, इसको भी समझेंगे हम लोग। और फिर क्रांति के क्या क्या परिणाम थे, इसको भी हम लोग एक एक करके समझेंगे। और लास्ट में हम लोग ये भी समझेंगे कि फ्रांस में जो क्रांति हुई उसका अन्य देशों पर क्या प्रभाव पड़ा, इटली, जर्मनी, पोलैंड, इंग्लैंड, इन सब देशों पर क्या प्रभाव पड़ा फ्रांस की क्रांति का। और फिर लास्ट में हम लोग समझेंगे इस क्रांति का यानी फ्रांस की क्रांति का स्वरूप कैसा था, ठीक। और इसको समझने के बाद हम लोग लास्ट में देखिए अभ्यास प्रश्न है, इनको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहें। हम शुरू करते हैं अपने आज के अध्याय को, जिसका नाम है फ्रांस की क्रांति। देखिए यह है अध्याय 3 इकाई 3 फ्रांस की क्रांति। और पिछला जो अध्याय हम लोग पढ़े हैं वह है आपका अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है। यहाँ देखिए अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम हुआ था और फ्रांस में क्रांति हुई थी। आप इस दोनों को अच्छे से समझेंगे। स्वतंत्रता संग्राम इसलिए हुआ था क्योंकि अमेरिका पर किसी दूसरे देश का शासन था, ठीक है। अमेरिका पर इंग्लैंड का शासन था, इसलिए अमेरिकी लोगों ने क्या किया, स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ा, ठीक। लेकिन इस फ्रांस में किसी दूसरे देश का शासन नहीं था। इस फ्रांस में के जो राजा थे वही इतना ना ज़्यादा निरंकुश थे, ठीक है। जनता का शोषण करते थे हमेशा, और हमेशा ऐशो आराम में रहते थे, फिजूल खर्ची में डूबे रहते थे। विदेशी कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। फिर उसके बाद राजा का बेटा ही राजा बनता था, चाहे वह कितना भी अयोग्य क्यों ना हो, ठीक। तो इन सब कारणों से क्या हुआ, फ्रांस के लोग जो थे वो परेशान थे और फ्रांस में क्रांति हो गई, ठीक है। तो क्रांति और स्वतंत्रता संग्राम में आपको अंतर समझ में आ गया, ठीक। हम चलिए शुरू करते हैं इस अध्याय को। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि फ्रांस देश है कहाँ विश्व में। तो यह आपके विश्व का मानचित्र है जो 7 महादेशों में इस प्रकार से बटा हुआ है। आपका भारत देश यहाँ है जो एशिया महादेश में है, और फ्रांस देश जो है वह इस यूरोप का एक देश है, इस यूरोप महादेश का एक देश है। दूसरे मैप पर इसको हम देख लेते हैं। यह है आपके पूरे विश्व का पॉलिटिकल मानचित्र, जिसमें आपका भारत देश यहाँ है, और फ्रांस जो है यह इस यूरोप महादेश का एक देश है। यही पीला कलर वाला जो है यह फ्रांस है। इसको थोड़ा हम लोग और जूम करके देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यही है फ्रांस, ठीक। इसका राजधानी पेरिस है, ठीक। इसके उत्तर में देखिए यूनाइटेड किंगडम है यानी इंग्लैंड है, ठीक। और इसके दक्षिण में देखिए स्पेन है और भूमध्य सागर है, मेडिटेरेनियन सी है, ठीक। और इसके पूरब में है देखिए जर्मनी, इटली, और पश्चिम में है देखिए अटलांटिक महासागर, ठीक है। तो यह है आपका फ्रांस। इसी के क्रांति के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने अध्याय को। हमारे अध्याय का नाम है फ्रांस की क्रांति, इंग्लिश में कहते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन। यह जो क्रांति शुरुआत हुई 1789 ईस्वी में, ठीक। और जस्ट इसके 13 साल पहले यानी 1776 ईस्वी में आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था, और ठीक इसी के 13 साल के बाद फ्रांस में क्रांति हो गई। अब यह फ्रांस में क्रांति हुई क्यों, तो देखिए इसके मुख्य रूप से यही कारण थे, राजतंत्र, स्वतंत्रता और समानता। राजतंत्र का मतलब है कि फ्रांस में राजाओं का शासन था, और वे जो राजा थे वे एकदम निरंकुश थे, और राजा का बेटा राजा बन जा रहा था, चाहे वह कितना भी अयोग्य क्यों ना हो, कितना भी अनपढ़ क्यों ना हो, है ना। राजा फिजूल खर्ची में डूबा रहता था, वह ऐशो आराम में डूबा रहता था, जनता की भलाई की उसे बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, ठीक है। और दूसरा समस्या था स्वतंत्रता। फ्रांस के जो जनता थे वह स्वतंत्र नहीं थे। राजा जो नियम कानून थोप दे, जो टैक्स थोप दे, वह वहाँ के लोगों को मानना पड़ता था। मतलब राजा के खिलाफ आवाज़ उठाने का बिल्कुल भी स्वतंत्रता उनमें नहीं था, ठीक। और तीसरा जो लिखा हुआ है वह है समानता। कहने का मतलब फ्रांस के जो लोग थे वे एक समान नहीं थे, वे अनेक वर्गों में बटे हुए थे, ठीक है। और जो उच्च वर्ग के लोग थे वह निचली वर्ग
के लोगों को देखना तक पसंद नहीं करते थे। ठीक है, तो यही सब कारण था जिसके कारण फ्रांस में क्रांति हो गई। देखिए आगे, फ्रांस के इस युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका की मदद की थी। आपने पिछले अध्याय में पढ़ा कि 1776 ईस्वी में अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था और इस स्वतंत्रता संग्राम में, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में कौन मदद किया था? फ्रांस के सैनिकों ने मदद किया था। ठीक, और जब मदद किया तो अतः अमेरिका के बाद स्वतंत्रता की लहर फ्रांस में आई और इन सैनिकों ने फ्रांस में जनता का साथ दिया। जब फ्रांस के सैनिकों ने मदद करके अमेरिका को स्वतंत्र करा दिया तो वे सैनिक सोचने लगे कि जब हम दूसरे देश को स्वतंत्र करा सकते हैं तो अपने देश के निरंकुश राजा से स्वतंत्र क्यों नहीं हो सकते हैं, है ना। तो वे सैनिक क्या हुए, फ्रांस में आए और इन सैनिकों ने फ्रांस में जनता का साथ दिया, अपने देश के लोगों को साथ दिया और क्रांति फ्रांस में भी शुरू हो गई। ठीक है, तो यह है मुख्य रूप से हम लोग समझे कि फ्रांस में क्रांति क्यों हुई। अब हम विस्तार से समझेंगे कि जब फ्रांस में क्रांति हुई उसके मुख्य कारण क्या क्या थे, जिसमें पहला जो कारण है वह है राजनैतिक कारण यानी पॉलिटिकल रीजन। ठीक, यह सब जो इसमें दिया हुआ है इसको हम लोग पॉइंट वाइज कॉपी पर समझेंगे, ज़्यादा अच्छे से आसानी से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए राजनैतिक कारण यानी पॉलिटिकल रीजन में सबसे पहला जो कारण है वह है राजतंत्रात्मक शासन यानी राजा का शासन। कहने का मतलब राजा जो था वह निरंकुश होता था, राजा का बेटा ही राजा बन जा रहा था। ठीक है, चाहे वह कितना भी अयोग्य अनपढ़ क्यों ना हो, वह ऐशो आराम में डूबा रहता था, भोग विलास में डूबा रहता था, फिजूल खर्ची बहुत ज़्यादा करता था। ठीक है, और जनता के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता था। ठीक, तो सबसे पहला तो कारण यही था राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, इसके विरोध में थे वहाँ के जनता लोग। ठीक है, इसके बाद राजनीतिक कारण में दूसरा जो बिंदु है वह है बुर्बो राजवंश का शासन, यानी फ्रांस में बुर्बो राजवंश का शासन था। ठीक, और इस राजवंश के अनेक राजा शासन करते गए, मतलब राजा का बेटा शासन करते गया। और इसमें रोचक बात यह था कि जो भी राजा था उसका नाम लुई ही रहता था। ठीक, लुई 11वां, लुई 12वां, है ना, लुई 12वां का पुत्र लुई 13वां, लुई 13वां का पुत्र लुई 14वां, इसका बेटा लुई 15वां, इसका बेटा लुई 16वां। ठीक, इस तरह से शासन वहाँ पे चलता था, राजा का बेटा राजा बन जाता था। ठीक, देखिए लुई 13वां के बाद लुई 14वां आया, वह 1643 में आया और 1775 तक राज किया फ्रांस पर। ठीक, वह इतना निरंकुश था, यह कहता था कि मैं ही राज्य हूँ। ठीक है, यह अपने आप को ही राज्य समझता था और जो नियम कानून बना दिया वही नियम कानून राज्य पर थोप दिया जाता था। ठीक, वहाँ की जनता पर। फिर इस लुई 14वां के बाद इसका बेटा लुई 15वां बना 1715 में और 1774 तक राज किया। यह इतना निरंकुश था, यह कहता था कि मैं ही भगवान हूँ और मेरे मरने के बाद प्रलय होगी। ठीक, लेकिन हुआ नहीं, कैसे हो जाएगा, यह तो इसका मानना था। और इसी के शासनकाल में यानी लुई 15वें के शासनकाल में सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था, जो आपने पिछले अध्याय में पढ़ा, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में हुआ था। 1756 से 1763 तक हुआ था, इसी के शासनकाल में। ठीक, इसके बाद देखिए लुई 15वां का बेटा लुई 16वां शासक बन गया, राजा बन गया। यह 1774 में बना और 1793 तक रहा। ठीक, इसी के काल में फ्रांस में क्रांति हुई। ठीक, यह एकदम से फिजूल खर्ची था, निरंकुश था, एकदम से अयोग्य शासक था। यह शासन राजा बनने के लायक बिल्कुल भी नहीं था, हमेशा भोग विलास में डूबा रहता था। इस लुई 16वां की एक पत्नी थी जिसका नाम है मेरी अंतोइनेट। ठीक है, यह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। ठीक, यह भी बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची करती थी, है ना, और राज्य के कार्यों में दखल देती थी। यानी जो भी शासन का कार्य होता था उसमें यह क्या करती थी, दखल देती थी। कहती थी कि मेरा जान पहचान का है, उसको इस पद पर दिला दो, बैठा दो, है ना। अपने जान पहचान के लोगों को अच्छे अच्छे पद पर यह बैठाना चाह रही थी। ठीक, और यह जो फ्रांस की जो ये लुई 16वां की जो पत्नी थी मेरी अंतोइनेट, यह इतनी महान थी कि इनको पता ही नहीं था कि गरीबी क्या चीज़ है। यह एक बार किसी सभा में गई थी तो वहाँ के गरीबों ने इनसे रोटी मांगा, उनको रोटी खाने के लिए नहीं था। ठीक है, तो ये महाशय कहती है, यह महारानी, कि जब रोटी नहीं है तो तुम लोग केक क्यों नहीं खा लेते हो, है ना, केक खा लो जब रोटी नहीं है तो। इनको पता ही नहीं था कि गरीबी क्या चीज़ है। ठीक है, ऐसा हाल था वहाँ पे।
तो यह तो था वहाँ के राजा और रानियों का हाल। अब अगला जो बिंदु है इसमें क्या है, देखिए अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने पर फ्रांस का 10 अरब लिब्रे का कर्ज बढ़ गया था। आपको तो पता ही है कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस ने मदद किया था, और मदद जब किया था तो फ्रांस को 10 अरब लिब्रे का कर्ज बढ़ गया था, है ना। यह लिब्रे का है क्या है, तो यह जो लिब्रे है यह फ्रांस की पुरानी मुद्रा थी, ठीक है। जैसे आपके देश में रुपया चलता है वैसे ही फ्रांस में पहले लिब्रे चलता था, लेकिन यह लिब्रे जो है यह फ्रांस की पुरानी मुद्रा है। फ्रांस में अभी लिब्रे नहीं चलता है, अभी फ्रांस में यूरो चलता है, ठीक है। यह फ्रांस की अभी की मुद्रा है, यानी वर्तमान मुद्रा है। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक। आप लोग रुपया को ऐसे लिखते हैं ना, अपने देश का जो रुपया है उसको कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। वैसे ही यूरो को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ई लिख के ऐसे कर देते हैं, ठीक। तो फ्रांस में कौन सा मुद्रा है, यूरो मुद्रा है अभी, ठीक। तो यह भी कारण था मदद करने पर इसको कितना ज़्यादा कर्ज हो गया। तो देखिए राजनीतिक कारण में आपने इस पैराग्राफ को अच्छे से समझ लिया। अब हम चलते हैं अगले दोनों पैराग्राफ को समझ लेते हैं। इसमें है स्टेट्स जनरल क्या है और इसमें है पार्लमा क्या है, इस दोनों को समझ लेते हैं। तो देखिए यह जो स्टेट जनरल था, स्टेट जनरल, यह फ्रांस की संसदीय संस्था थी। जैसे देखिए आपके देश में संसद भवन है, यहाँ पे सभी पूरे देश के सभी जगहों से, सभी क्षेत्रों से सांसद चुना के जाते हैं और वहाँ बैठ के चर्चा करके एक दूसरे से कोई भी नियम कानून बनाते हैं, ठीक है। यह तो आपके देश का अभी का हाल है। तो सेम इसी तरह से फ्रांस में भी था, वहाँ भी संसदीय संस्था थी और उस संस्था का क्या नाम था, स्टेट्स जनरल, ठीक। लेकिन राजा वहाँ का इतना निरंकुश था कि 1614 ईस्वी के बाद 175 वर्षों तक इसकी कोई बैठक नहीं हुई थी। कहने का मतलब जो भी नियम कानून था वह राजा अपने मन से बना लेता था, बैठक करने का कोई ज़रूरत वह नहीं समझता था राजा, ठीक। वही है 1614 के बाद 175 वर्षों तक इसकी कोई बैठक नहीं हुई थी। इसमें तीनों स्टेट्स के प्रतिनिधि बैठकर कानून बनाते थे, ठीक है। अब तीनों स्टेट्स क्या है इसको हम लोग आगे सामाजिक कारण में समझेंगे। 3 स्टेट्स में बटा हुआ था फ्रांस का पूरा जनता, ठीक। तो तीनों स्टेट के प्रतिनिधि लोग क्या करते थे, बैठ के कानून बनाते थे। लेकिन 175 वर्षों से उसका कोई भी बैठक नहीं होता था, है ना। फ्रांस का राजा अपने मन से नियम कानून बनाता था, ठीक। इसके बाद है फ्रांस में एक पार्लमा नामक संस्था था, ठीक। यह न्यायालय के जैसा काम करता था। राजा की निरंकुशता एवं स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने वाली संस्था थी। यानी अगर राजा निरंकुश हो जाए, राजा स्वेच्छाचारिता मतलब वह अपने मन मुताबिक काम करने लगे, जनता के हित में काम नहीं करे, तो पार्लमा उस राजा पर अंकुश लगा सकती थी, ठीक है। और पूरे फ्रांस में इस पार्लमा की कुल संख्या कितनी थी, 17 थी, ठीक। इसके न्यायाधीशों के पद कुलीन वर्ग के लिए सुरक्षित थे। अब कुलीन वर्ग क्या है इसको हम लोग आगे समझेंगे, अभी फिलहाल आप इतना ही समझे कि इसके जो न्यायाधीश थे, जज जो थे, उसके पद कुलीन वर्ग के लिए सुरक्षित थे और ये पद वंश क्रमानुगत थे। मतलब जो न्यायाधीश होते थे फिर उसी का बेटा न्यायाधीश बनेगा, ठीक। फिर अगर वह मर गया तो फिर उसी के घर का उसका बेटा न्यायाधीश बनेगा। तो इस तरह से ये वंश क्रमानुगत थे। यहाँ पे कोई चुना के नहीं आता था, बस एक घर के लिए यह सुरक्षित था, ठीक है। लास्ट इसमें पॉइंट है कि ज़रूरत पड़ने पर राजा इनसे पैसे के बल पर अपनी बात मनवा लेते थे, ठीक। यानी इस पार्लमा नामक संस्था का भी कोई वैल्यू अब नहीं था, क्योंकि राजा को जो मन में आता था वह करता था। और पार्लमा अगर कुछ बोले तो पार्लमा को क्या करता था, इस संस्था को राजा बहुत सारा पैसा दे देता था और यह चुपचाप राजा के हाँ में हाँ मिला देता था, ठीक है। और देखिए इसमें अंतिम जो राजनीतिक कारण है वह है केंद्रीयकरण शासन की प्रवृत्ति और स्वायत्त शासन का अभाव। इस दोनों का समझ लीजिए। देखिए केंद्रीयकरण शासन की प्रवृत्ति का मतलब होता है कि जो राजा के मन में आता था वही नियम कानून बन जाता था, ठीक। जैसे आपके देश में है ना कि प्रधानमंत्री अलग शासन चलाते हैं, उनका अलग नियम कानून चलता है। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री का अलग नियम कानून चलता है, ठीक। इस तरह से है ना, हमारे राज्य का अलग शासन है, हमारे देश का अलग शासन है। तो वैसा फ्रांस में नहीं था। फ्रांस में जो राजा कह दिया वही नियम हो गया, वही कानून हो गया, ठीक। स्वायत्त शासन का अभाव, यानी छोटे छोटे जगहों का अपना एक शासन होना चाहिए। जैसे आपका पंचायत है, उस पंचायत का शासन का हाथ, ये बागडोर किसके हाथ में रहता है, मुखिया के हाथ में। आपके राज्य का शासन आपके मुख्यमंत्री के हाथ में होता है। तो इस तरह से स्वायत्त शासन का वहाँ अभाव था, है ना। जो भी शासन था वह डायरेक्ट केंद्रीयकरण था, यानी राजा के हाथ में था, ठीक है।
तो इस तरह से आपने उक्त बिंदुओं को राजनीतिक कारण के यानी पॉलिटिकल रीजन के अंडर में आपने पढ़ा, समझा। ठीक है, इसको आप पढ़ेंगे तो अभी तो हम जितना आपको लिखवाए हैं उतना आपको समझ में आएगा अच्छे से। ठीक, चलिए अब जो अगला कारण है उसको हम लोग समझते हैं। दूसरा नंबर कारण सामाजिक कारण यानी सोशल रीजन। ठीक, इसको भी हम लोग कॉपी में समझ लेते हैं अच्छे से। अब देखिए सामाजिक कारण क्या था कि फ्रांस के जो लोग थे वह 3 वर्गों में विभाजित थे। यानी 18वीं शताब्दी में फ्रांस के समाज 3 वर्गों में विभाजित था, बटा हुआ था। प्रथम स्टेट, पहला स्टेट, द्वितीय स्टेट यानी दूसरा स्टेट, और तृतीय स्टेट यानी तीसरा स्टेट। ठीक है, प्रथम स्टेट का जनसंख्या था लगभग 1,30,000, द्वितीय स्टेट का जनसंख्या था लगभग 40 लाख, और तृतीय स्टेट का जनसंख्या था लगभग 2.5 करोड़। यानी तृतीय स्टेट में बहुत ज़्यादा लोग थे, 90% से ज़्यादा लोग थे तृतीय स्टेट में। ठीक है, यानी यह जो स्टेट था यह आम जनता का वर्ग था। अब देखिए प्रथम स्टेट में कौन आते थे, तो जितने भी पादरी वर्ग थे जिनको इंग्लिश में क्लर्जी कहा जाता था, वे लोग प्रथम स्टेट में आते थे। देखिए पादरी जो होता है आपके, जैसे आप हिंदू धर्म में देखते होइएगा पंडित जी होते हैं, है ना। मुस्लिम धर्म में आप देखिएगा मौलवी लोग होते हैं, है ना। उसी तरह क्रिश्चियन धर्म में पादरी होते थे। ठीक, तो ये जो पादरी का जो पद था वह प्रथम स्टेट में आता था। ठीक, अच्छा, द्वितीय स्टेट में कुलीन या अभिजात वर्ग आते थे। ठीक, कुलीन या अभिजात वर्ग का मतलब होता है नोबिलिटी, मतलब इसमें जितने भी सेना, न्यायालय इत्यादि जितने भी सभी विभागों के उच्च पद थे इन्हीं के लिए सुरक्षित होते थे, है ना। यानी सरकार का जो भी विभाग होगा उसमें जो भी उच्च पद होगा वह इसी द्वितीय स्टेट के लोग उसमें अपना रहते थे। ठीक, उसी का बेटा फिर बन गया, फिर उसी का बेटा बन गया, यानी यह द्वितीय स्टेट के लोगों के लिए यह पद बड़े बड़े उच्च पद सुरक्षित था। ठीक, और प्रथम स्टेट में कौन आते थे, तो पादरी लोग आते थे, पंडित लोग। ठीक, और देश की पूरी ज़मीन का 5वां भाग इन्हीं के पास था, प्रथम स्टेट के लोगों के पास ही था। ठीक है, और दूसरे स्टेट में कौन आ गया, आपको समझ में आ गया। तीसरे स्टेट जो था वह आम जनता का स्टेट था, यानी इसमें किसान, शिक्षक, डॉक्टर, वकील, व्यवसायी, व्यापारी, नौकर, मजदूर, शिक्षित वर्ग इत्यादि लोग, ये लोग किस में आते थे, तीसरे स्टेट में आते थे। ठीक, यानी 90% जनता तीसरे स्टेट में थी। ठीक, अब देखिए यह जो प्रथम स्टेट और दूसरा स्टेट था वह विशेष सुविधा प्राप्त लोग थे। ठीक है, और यह जो तृतीय स्टेट के लोग थे इनको कोई भी सुविधा प्राप्त नहीं था। यानी प्रथम दोनों स्टेट के जो लोग थे वह दोनों विशेष सुविधा प्राप्त लोग थे। ठीक, यहाँ इस दोनों का बात हो रहा है। ठीक, यह जो है इसमें इस दोनों स्टेट के लोग का बात हो रहा है और इसमें सिर्फ तीसरे स्टेट के लोग का बात हो रहा है। ठीक, यहाँ देखिए दोनों विशेष सुविधा प्राप्त लोग थे, यानी इस दोनों स्टेट के लोग जो थे उनको विशेष सुविधा प्राप्त होता था, और यह जो तीसरा स्टेट का लोग था इन्हें कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था। ठीक, यह जो प्रथम स्टेट के लोग थे, प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोग, इन दोनों वर्गों के लोगों पर किसी भी प्रकार का कर नहीं लगता था। ध्यान दीजिए यह कितना बड़ा चीज़ है। यह दोनों वर्ग के लोग इतने मतलब महान थे, इन पर किसी भी प्रकार का कर नहीं लगता था। जो भी कर होता था वह सिर्फ तृतीय स्टेट के लोगों को देना पड़ता था। इन्हें विभिन्न प्रकार के कर देने पड़ते थे। ठीक, सोचिए फ्रांस का जो पूरा आर्थिक स्थिति था वह तृतीय स्टेट के लोगों पर ही निर्भर था, यानी तृतीय स्टेट के लोग ही कर देते थे तो पूरा फ्रांस चलता था, और ये दोनों लोग सिर्फ भोग करने में लगे रहते थे, इनको कोई भी कर नहीं देना पड़ता था। ठीक, अच्छा, यह जो दोनों पद थे प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट, इन दोनों वर्गों का पद वंशानुगत था, यानी पादरी का बेटा पादरी, उसका बेटा पादरी, उसका बेटा पादरी। ठीक है, यह एक परिवार के लिए सुरक्षित था। ठीक, उसी प्रकार कुलीन या अभिजात वर्ग के जो लोग थे, यानी सेना, न्यायालय इत्यादि जो भी सरकारी विभाग थे उसमें जो बड़े बड़े पद पर जो लोग थे वह भी वंशानुगत था, यानी उसका बेटा फिर उसका बेटा, इस तरह से सुरक्षित था उन लोग के लिए। लेकिन तीसरे स्टेट के साथ ऐसा नहीं था, है ना। इनको बहुत सारे कर देने पड़ते थे। देखिए इसमें कुछ धनी मध्यम वर्ग के लोग भी थे जिनके साथ प्रथम तथा द्वितीय स्टेट के लोग बुरा और असमानता का व्यवहार करते थे, है ना। कहने का मतलब इस तृतीय स्टेट के लोग में कोई बहुत अच्छा कमा के बहुत ज़्यादा धनिक बन जाते थे, इन लोग सभी धनिक हो जाते थे, लेकिन फिर भी ये लोग इनको देखना तक नहीं चाहते थे, बुरा नज़र से देखते थे, असमानता की दृष्टि से देखते थे। ठीक, और फ्रांस में जो क्रांति हुई वह इन्हीं लोगों की वजह से हुई। ठीक, यह जो तृतीय स्टेट के लोग थे इन्हीं लोगों ने अहम भूमिका निभाई थी फ्रांस की क्रांति में। ठीक है, आशा है आपको यह समझ में आ गया होगा अच्छे से। आशा आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रांस की क्रांति के सामाजिक कारण क्या थे।
चलिए अब हम अगला जो कारण को समझने वाले हैं वह है आर्थिक कारण। ठीक है, इसको हम लोग मोटा मोटी पहले कॉपी पर समझ लेते हैं, यह आर्थिक कारण इकोनॉमिकल रीजन क्या था। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग किताब को देखेंगे। तो देखिए आर्थिक कारण यानी इकोनॉमिकल रीजन में जो सब पहला बिंदु है वह है कि लुई 15वां के शासनकाल में ऑस्ट्रिया का अधिकार उत्तराधिकार युद्ध, ठीक, और सप्तवर्षीय युद्ध फ्रांस और इंग्लैंड के बीच। यह दोनों युद्ध हुआ था किसके शासनकाल में? लुई 15वें के शासनकाल में। और आपको तो पता ही है जब युद्ध होता है तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होता है, बहुत ज़्यादा धन खर्चा होता है ना। तो इस दोनों युद्ध से फ्रांस का जो आर्थिक स्थिति था वह डमाडोल हो गया था। ठीक, अच्छा अगला बिंदु है अमेरिका के स्वतंत्रता में सहयोग में खर्च। आपको तो पता ही पीछे आपने पढ़ा कि अमेरिका को सहयोग किया था फ्रांस ने, तो सहयोग करने में 10 अरब लिब्रे का ये कर्ज बढ़ गया था फ्रांस पे। ठीक, चलिए अगला बिंदु है राजाओं तथा उनकी पत्नियों द्वारा फिजूल खर्ची। फ्रांस के जो राजा थे वे निरंकुश थे, खूब बहुत ज़्यादा पैसा लुटाते थे अपने ऐशो आराम पे। ठीक, इसके बाद देखिए प्रथम और द्वितीय स्टेट के जो लोग थे उन पर किसी भी प्रकार का कर नहीं लगाया जाता था। ठीक, तो यह भी एक कारण था। ठीक, उसके बाद वर्साय के राजमहल पर बेहिसाब खर्च होता था। वर्साय का जो राजमहल था उस पर बहुत ज़्यादा खर्चा होता था। देखिए वर्साय का जो राजमहल था उस पर कैसे खर्चा होता था, तो 15,000 कर्मी जो थे वह बिना काम किए बहुत ज़्यादा वेतन लेते थे। ठीक, उसके बाद राजस्व का 9% राजा के महल पर खर्च होता था, यानी इस वर्साय का राजमहल पर खर्च होता था। ठीक, कहने का मतलब पूरे देश में एक साल में जितना कमाई होता है उसका 9% कहाँ खर्चा होता था? राजा के वर्साय स्थित महल में। ठीक है, तो मोटा मोटी आर्थिक कारण क्या था आपको समझ में आ गया होगा। देखिए वही यहाँ भी कह रहा है कि विदेशी युद्ध और अपव्यय ने फ्रांस की आर्थिक स्थिति डमाडोल कर दी थी, है ना। आय से अधिक खर्च होता था, प्रति वर्ष जितना आमदनी होता था देश का उससे ज़्यादा वहाँ के राजा लोग क्या कर देते थे? खर्च कर देते थे। आप ही सोचिए, आप जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्च कर देंगे तो क्या करना होगा आपको अपना ज़मीन बेचना पड़ेगा, घर बेचना पड़ेगा। वही हाल फ्रांस के साथ भी हुआ। देखिए प्रत्येक 5 या 6 साल के बाद फ्रांस की सरकार पूंजीपतियों को कर वसूलने का ठेका देती थी, है ना। ये पूंजीपति टैक्स फार्मर कहे जाते थे। ये लोग रैयतों से अधिक टैक्स वसूलते थे और सरकार को निश्चित रकम देने के बाद बाकी रकम अपने जेब में रख लेते थे, है ना। यानी यहाँ भी ये लोग घूसखोरी कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है सरकार का जो आर्थिक स्थिति है वह खराब हो जाएगा। ठीक, अगले पन्ने में देखिए वहाँ के जो किसान थे, जो बहुत ज़्यादा लोग मेहनत करते थे, उनको भूमि के बदले टैक्स देना पड़ता था जिसका नाम था टैले, है ना। किसानों को भूमि कर यानी टैले नाम का टैक्स चुकाना पड़ता था। इसके अलावा टीथे नाम का टैक्स चुकाना पड़ता था पादरियों को, है ना। यह कौन लेता था? यह चर्च लेता था। जैसे आपका हिंदू का मंदिर होता है ना, मुस्लिम का मस्जिद होता है, वैसे ही ईसाइयों का चर्च होता है और यह चर्च भी टैक्स वसूलता था जिसका नाम था टीथे। सोचिए कितना टैक्स लेता था। ठीक, सिर्फ तीसरे स्टेट के लोग पर ही टैक्स का बोझ था और प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोग बिना टैक्स के मज़े लेते थे, है ना। इस तरह क्या हुआ, फ्रांस की आम जनता की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन दयनीय होती जा रही थी। ठीक है, अगला जो समस्या था वहाँ का वह था बेकारी, है ना। कहने का मतलब वहाँ के फ्रांस के लोगों को कोई काम ही नहीं था। काम कैसे नहीं था? तो औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी और देश में मशीनों का प्रयोग आरंभ हो चुका था। जब ज़्यादा मशीन लग गया तो आदमी क्या करेगा? सारा काम मशीन ही करता था, है ना। इसकी वजह से हाथ से काम करने वाले कारीगर और मजदूर, घरेलू उद्योग धंधे विनष्ट हो जाने से बेरोजगार हो गए, है ना। वहाँ बहुत ज़्यादा लोग क्या हो गए? बेरोजगार हो गए। क्यों? औद्योगिक क्रांति के कारण, यानी नए नए मशीनों के लग जाने के कारण। ठीक, तो यह भी लोग परेशान थे, है ना। जब कोई कमाई ही नहीं था तो वे लोग टैक्स कहाँ से चुकाएंगे? इसके बाद देखिए सरकारी फिजूल खर्ची। आपको तो पता ही है बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची हो रहा था राजाओं के द्वारा। जो लुई 16वें एवं मैरी अंतोइनेट ने अपने ऐशो आराम एवं भोग विलास की वस्तुओं पर खर्च करते थे, ने राजकोष को प्रभावित किया। यानी राजा और रानी जो पैसा बहा रहा था, खर्च कर रहा था, वो उससे भी राजकोष पर बहुत प्रभाव पड़ रहा था, हाँ। तो ऐसी स्थिति में फ्रांस का जो आर्थिक स्थिति था वह क्या हो गया था? वह डमाडोल हो गया था। क्या हो गया था? डमाडोल हो गया था। ठीक, तो यह आर्थिक कारण क्या है यह भी आशा है आपको समझ में
आ ही गया होगा। अब हम चलते हैं अगले कारण को समझते हैं। अगला जो आपका कारण है वह सैनिक कारण यानी आर्मी रीजन। तो सेना का क्या समस्या था इसको आप समझिए। सैनिक जो थे, सैनिक का पद वह किसानों को बहाल किया जाता था, है ना, और उनको कम वेतन दिया जाता था सैनिकों को, उनको कठोर अनुशासन में रखा जाता था और उनको भोजन बहुत खराब खिलाया जाता था सैनिकों को, है ना। तो इन सब से सैनिक जो थे वहाँ के रूठे हुए थे, है ना। और सबसे बड़ा बात कि सेना के निम्न पदों पर उनकी नियुक्ति होती थी, यानी सेना के जो निचले पद होते थे उन पर उनकी नियुक्ति होती थी, और सेना के जो उच्च पद थे वह कुलीनों के लिए सुरक्षित थे, है ना। यानी जो कुलीन वर्ग यानी द्वितीय स्टेट के जो लोग थे उनके लिए जो बड़े बड़े पद थे वह सुरक्षित थे, यानी उसी का बेटा बनेगा फिर उसी का बेटा बनेगा, कोई दूसरा नहीं बन सकता था, है ना। तो इससे क्या होता था, जो भी अयोग्य लोग हैं वे बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर जाकर बैठ जाते थे। ठीक, तो यह था सैनिक कारण। अगला जो कारण है वह है व्यक्तिगत एवं धार्मिक कारण। इसको भी आप समझिए, पर्सनल एंड रिलीजियस रीजन। तो देखिए व्यक्तिगत और धार्मिक कारण में क्या था, भाषण, लेखन, विचार की अभिव्यक्ति तथा धार्मिक स्वतंत्रता का पूर्ण अभाव था। यानी वहाँ के जो लोग थे उनको भाषण देने का अधिकार नहीं था, कुछ लिखने का अधिकार नहीं था, और विचार कहीं पे बैठ के कहीं पे किसी सभा में बोलने का उनको स्वतंत्रता नहीं था, है ना। इसके अलावा देखिए धार्मिक स्वतंत्रता भी उनको नहीं था। अब धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, तो देखिए वहाँ का राजधर्म कैथोलिक धर्म था। आपने पिछले अध्याय में पढ़ा कि जब ये जो ईसाई धर्म के लोग जो थे वह कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में बढ़ चुके थे। कैथोलिक मतलब पुराने विचारों को मानने वाले और प्रोटेस्टेंट का मतलब नए विचारों को मानने वाले। तो फ्रांस का जो राजधर्म था वह कैथोलिक धर्म था। ठीक, इसको जो लोग मानते थे उनके साथ बहुत अच्छे से पेश किया जाता था, और जो लोग प्रोटेस्टेंट धर्म को मानते थे उनको बहुत कठोर सजा दिया जाता था। ठीक, तो कहने का मतलब वहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता भी नहीं था। ठीक, अच्छा इतना ही नहीं, राजा या उसका कोई भी आदमी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता था, यानी बिना अभियोग के गिरफ्तारी। अगर आप कोई जुर्म नहीं भी किए हैं तो भी राजा आपको गिरफ्तार कर सकता था, ऐसा वहाँ पे कानून था। ठीक, और इस कानून को क्या कहते थे वहाँ पे, लेटर्स द कैचेट। ठीक है, तो इस तरह से व्यक्तिगत एवं धार्मिक कारण में आपको समझ में आ गया होगा कि लोगों को भाषण, लेखन, विचार की अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी, धार्मिक स्वतंत्रता नहीं थी। ठीक, और बिना अभियोग के उनको गिरफ्तार किया जा सकता था। तो व्यक्तिगत एवं धार्मिक कारण भी समझ में आपको आ गया होगा। हम चलते हैं अगले टॉपिक को समझते हैं। अगला जो कारण है वह है बौद्धिक कारण यानी इंटेलेक्चुअल रीजन। तो देखिए कहीं भी स्वतंत्रता संग्राम होता है या क्रांति होता है तो उस देश के लेखकों का बहुत बड़ा भूमिका होता है ना। लेखक जितना जोश भरे शब्दों में लिखते हैं, जितना अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं लिखने में, उतना ही जो पढ़ने वाला है उसके अंदर क्या होता है, जोश भर जाता है, जो क्रांति के लिए उसको मजबूर कर देता है। तो फ्रांस में बहुत सारे लेखक थे जिन्होंने क्रांति के लिए जोश भरने का काम किया, और उसमें प्रसिद्ध लेखक कौन थे, तो मोंटेस्क्यू, वोल्टेयर और रूसो, यही तीनों प्रमुख लेखक थे, है ना। मोंटेस्क्यू का एक पुस्तक था जिसका नाम था विधि की आत्मा यानी द स्पिरिट ऑफ लॉज, है ना। इसमें मोंटेस्क्यू ने कहा कि सरकार के 3 अंगों यानी कार्यपालिका, आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था, मोंटेस्क्यू का जो विधि की आत्मा यानी स्पिरिट ऑफ लॉज जो किताब था उसमें मोंटेस्क्यू ने सरकार के 3 अंगों का बात किया है ना। पहला अंग क्या है, कार्यपालिका, दूसरा अंग है देखिए विधायिका, और तीसरा है न्यायपालिका। यानी इन तीनों को अलग अलग रखने के विषय में बात कर शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का पोषण किया। किसने, मोंटेस्क्यू ने। ठीक है, मोंटेस्क्यू ने ही शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत दिया था कि सत्ता जो है वह 3 वर्गों में बटा होना चाहिए, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में, है ना। और यह बात उसने किस किताब में लिखा था, तो द स्पिरिट ऑफ लॉज में। ठीक, चलिए मोंटेस्क्यू को तो आप समझ गए, पिछले अध्याय में भी आपने मोंटेस्क्यू को समझा था। अगला है वोल्टेयर। वोल्टेयर जो था लेखक, यह भी राजतंत्र के खिलाफ था, है ना, और राजतंत्र के दोषों का पर्दाफाश कर रहा था। वोल्टेयर ने चर्च, समाज और राजतंत्र के दोषों का पर्दाफाश किया, है ना। और देखिए वोल्टेयर के द्वारा जो लिखा गया पुस्तक था, इसमें किताब में नहीं दिया है, वह है लेटर्स ऑन द इंग्लिश, है ना। इसी पुस्तक ने वहाँ के फ्रांस में क्रांति की आग ज़्यादा भड़काई थी। ठीक, क्या नाम था, लेटर्स ऑन द इंग्लिश। यह वोल्टेयर के द्वारा लिखा हुआ था। इस तरह से देखिए मोंटेस्क्यू और वोल्टेयर जो थे वह सुधार चाहते थे,
है ना। मोंटेस्क्यू और वोल्टेयर क्या चाहते थे, सुधार चाहते थे। लेकिन जो रूसो जो लेखक थे, यही है रूसो, है ना, यह सत्ता में पूर्ण परिवर्तन चाहता था। इसको राजतंत्र बिल्कुल भी पसंद नहीं था, है ना। उसने अपने प्रसिद्ध पुस्तक सामाजिक संविदा यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, देखिए इसको आप याद रखेंगे, रूसो ने कौन सा किताब लिखा था, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें उन्होंने राज्य को व्यक्ति द्वारा निर्मित संस्था बताया, है ना। कहने का मतलब राज्य जो है वह वहाँ के लोगों द्वारा बना होना चाहिए और सामान्य इच्छा को संप्रभु माना, ठीक है। और अतः वह जनतंत्र का समर्थक है। यह जो रूसो है यह किसका समर्थक है, जनतंत्र का, यानी जनता का शासन, है ना। और मोंटेस्क्यू और वोल्टेयर जो है वह राजतंत्र का समर्थक है, लेकिन उसमें थोड़ा सा सुधार चाहता है, ठीक। और रूसो किसका समर्थक है, तो जनतंत्र का, ठीक है। फिर इसके अलावा देखिए आगे, दीदरो के बृहत ज्ञानकोश यानी इंसाइक्लोपीडिया के लेखों ने फ्रांस में क्रांतिकारी विचारों का प्रचार किया। देखिए दीदरो नाम का एक लेखक था, दीदरो, ठीक है। इन्होंने कौन सा पुस्तक लिखा था, तो इंसाइक्लोपीडिया, आप इसको याद रखेंगे, यह जीके में हमेशा आता है। दीदरो का लिखा पुस्तक कौन है, इंसाइक्लोपीडिया। तो इस पुस्तक ने भी फ्रांस में क्रांतिकारी विचारों का प्रचार किया, ठीक। अच्छा, यह तो हो गया सामाजिक लेखक। देखिए उसके बाद कुछ अर्थशास्त्री भी थे, है ना, उन्होंने भी बहुत सारा किताब लिखा था। जैसे फ्रांस में क्वेजनो, है ना, एवं तुर्गो जैसे अर्थशास्त्रियों ने समाज में आर्थिक शोषण एवं आर्थिक नियंत्रण की आलोचना करते हुए मुक्त व्यापार यानी लेसेज फेयर का समर्थन किया था, ठीक है। तो यह था वहाँ का बौद्धिक कारण, ठीक, यानी इंटेलेक्चुअल रीजन। इसको भी आशा आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। वोल्टेयर और मोंटेस्क्यू, है ना, यह राजतंत्र का समर्थक था लेकिन सुधार चाहता था। और यह जो रूसो था यह पूर्ण परिवर्तन चाहता था और यह जनतंत्र का समर्थक था। रूसो द्वारा लिखा पुस्तक था सोशल कॉन्ट्रैक्ट। दिदरो ने इंसाइक्लोपीडिया लिखा था, ठीक है। तो यह सब आप किताब में से नोट कर लेंगे। अब चलिए, अब जो हमारा अगला कारण है वह है विदेशी घटनाओं का प्रभाव। यह अंतिम कारण है, ठीक। कहने का मतलब फ्रांस की क्रांति पर विदेशी घटनाओं का क्या क्या प्रभाव पड़ा। ये विदेशी घटना के प्रभाव में दो देश का क्रांति प्रमुख है। पहला है इंग्लैंड का गौरवपूर्ण क्रांति जो हुआ था 1688 ईस्वी में, ठीक है। इससे फ्रांस के क्रांतिकारियों को विचार मिला, ठीक। दूसरा जो कारण है विदेशी घटना का वह है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। यह तो आपने पढ़ा ही है पिछले टॉपिक में, है ना। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में लाफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया था और अमेरिका का सहयोग किया था, जिससे वहाँ गणतांत्रिक शासन की स्थापना हुई थी। फ्रांस की जनता के लिए यह प्रेरणा स्रोत का कार्य किया, ठीक है। तो चलिए, फ्रांस की जो क्रांति है उसका जितना भी कारण है उसको आप अच्छे से समझ चुके हैं, है ना। आशा है आपको अब समझ में आ गया हो अच्छे से कि क्यों हुआ वहाँ क्रांति। अब हम क्रांति का जो घटनाक्रम है उसको हम लोग एक एक करके समझेंगे। आप मेरे साथ बने रहें। अब देखिए, क्रांति का जो घटनाक्रम है आप इसको अच्छे से समझेंगे, आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सन 1789 ईस्वी में लुई 16वीं को धन की आवश्यकता हुई, जिसके लिए 5 मई सन 1789 को उसने स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई। कब? 5 मई 1789 को, ठीक। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि ऐसा कौन सा कारण हो गया, कितना ज़्यादा धन की आवश्यकता पड़ गया कि लुई 16वां को स्टेट जनरल का बैठक बुलाना पड़ गया। कहने का मतलब जो स्टेट जनरल 175 सालों से बैठा हुआ था, वहाँ कुछ भी नहीं होता था, अचानक वहाँ बैठक बुलाने का ज़रूरत कैसे पड़ गया, है ना। तो आपको तो पता ही है, पिछले आपने कारणों में समझा कि फ्रांस जो देश था वह कर्ज में डूबा हुआ था और उसको पैसे की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, ठीक। और वहाँ के जो राजा थे वह जितना आमदनी होता था उससे ज़्यादा खर्चा कर रहे थे। तो आपको पता ही है कि अगर कोई परिवार में आमदनी कम होगा और खर्चा ज़्यादा होगा तो उसको अपना घर और ज़मीन बेचना पड़ेगा, है ना। वही हाल फ्रांस का भी हुआ, इसको बहुत ज़्यादा धन की आवश्यकता हो गया, ठीक। यह बहुत ज़्यादा कर्ज में डूब चुका था। तो अब यह पैसा लाए कहाँ से, है ना। तो यह पैसा लाए कहाँ से, तो इसके जो राजा थे फ्रांस के राजा, वह अर्थशास्त्रियों से सुझाव मांगे कि अब हम क्या करें, इतना पैसा कहाँ से आएगा, है ना। ये देखिए, यह किताब में नहीं लिखा हुआ, आप इसको समझ लीजिए, है ना।
तो राजा जो थे वह परेशान हो गए, इतना ज़्यादा पैसा आएगा कहाँ से। तो अर्थशास्त्रियों से सुझाव मांगा कि अब बताइए आप ही लोग, हम क्या करें, कहाँ से इतना पैसा आएगा। तो अर्थशास्त्री, कुछ जो महान अर्थशास्त्री लोग थे, उन्होंने राजा को सुझाव दिया कि देखिए, आप तो टैक्स सिर्फ तीसरे स्टेट के लोग से लेते हैं, आप प्रथम और दूसरे स्टेट के लोग से भी टैक्स ले, वे लोग भी बहुत ज़्यादा धनिक है ना, वे लोग भी आपको पैसा देंगे, टैक्स देंगे, है ना। अगर वे लोग टैक्स देने लगेंगे तो आपके राज्य का हालत सुधर जाएगा। तो यह सुझाव वहाँ के अर्थशास्त्रियों ने दिया राजा को, ठीक है। तो राजा सोचे कि चलो ठीक है, ऐसा करके देखते हैं। तो राजा गए, प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोगों को, है ना, बैठक बुलाई और उनको कहा कि आप लोग भी हमको टैक्स दे, है ना। तो प्रथम और दूसरे स्टेट के जो लोग थे वे बिल्कुल इनकार गए कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, हमने आज तक टैक्स नहीं दिया, हम कैसे टैक्स दे दें, ठीक। तो अब राजा पड़ गए फेर में कि अब हम करें क्या, है ना, ये लोग टैक्स देंगे नहीं और धन का हमको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो वह पैसा आएगा कहाँ से। तो इसलिए राजा जो था लुई 16वां, इसने 5 मई 1789 को स्टेट जनरल का बैठक बुलाया, है ना। देखिए 175 सालों से यह बंद पड़ा था, लेकिन इसने 175 सालों के बाद स्टेट जनरल का बैठक बुलाया। इसमें प्रथम एवं द्वितीय स्टेट से क्रमशः 300 प्रतिनिधि एवं तृतीय स्टेट से 600 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, ठीक। अब देखिए, जब भाग लिया तो तृतीय स्टेट ने लोकतांत्रिक सिद्धांत को आधार बनाकर सभी प्रतिनिधियों के लिए मत देने का अधिकार मांगा। यह राजा द्वारा अस्वीकृत हो गया। देखिए हुआ क्या कि जब बैठक हुआ तो वोट, कोई भी फैसला होता था तो वोट देकर होता था, ठीक। तो प्रथम स्टेट से 300 और दूसरे स्टेट से 300 और तीसरे स्टेट से कितने थे, 600, है ना, भाग लिया था। तो वोट देने का अधिकार सिर्फ इन्हीं लोग को था, यानी प्रथम स्टेट, दूसरे स्टेट और तीसरे स्टेट में जो लोग टैक्स देने वाले लोग थे, सिर्फ उन्हीं लोग को अधिकार था वोट देने का। बाकी जो लोग गरीब के प्रतिनिधि थे उनको टैक्स देने का अधिकार नहीं था। तो कोई भी फैसला होता तो ये लोग हार जाते, क्योंकि इनका जो वोट था वह कम हो जाता, है ना, ये लोग का वोट ज़्यादा था। तो इसे जो तृतीय स्टेट के तीसरे स्टेट के जो लोग थे वे लोग गुस्सा हो गए, है ना, और सभी लोगों ने क्या किया, तीसरे स्टेट के सभी प्रतिनिधियों के लिए मत देने का अधिकार मांगा। यह राजा द्वारा अस्वीकृत हो गया। राजा ने कहा नहीं, ऐसा हम नहीं करेंगे। तो सभी तीसरे स्टेट के जो लोग थे वह प्रतिनिधि विरोध जताते हुए बाहर निकल गए, है ना। यह सभा जो बुलाया गया था यह भंग हो गया। यह तीसरे स्टेट के लोग विरोध करते हुए बाहर निकल गए। अब जब बाहर निकल गए तो यह भंग हो गया यहाँ पे, है ना। तो देखिए फिर उसके बाद 5 मई को जो हुआ था, उसके बाद फिर 20 जून 1789 को अधिवेशन का बैठक बुलाया गया, है ना। तो जब 20 जून को जब वे लोग अधिवेशन करने के लिए एकत्रित हुए, तब उन्होंने देखा कि जिस हॉल में उनका अधिवेशन होने वाला था वहाँ शाही अंगरक्षकों का पहरा था, है ना। वहाँ पे तृतीय स्टेट के जो लोग थे उनको घुसने नहीं दिया गया, ठीक, 20 जून को। तो जब इन तृतीय स्टेट के लोग को घुसने नहीं दिया गया तो ये तृतीय स्टेट के जो लोग थे, जो वहाँ के आम जनता का जो प्रतिनिधि लोग थे, उन्होंने क्या किया, उसी हॉल के जस्ट बगल में, है ना, एक टेनिस का मैदान था बहुत बड़ा, है ना। यहाँ देखिए सभी तृतीय स्टेट के प्रतिनिधि टेनिस के कोर्ट में एकत्रित हुए, है ना। इन्होंने अपनी सभा को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया, ठीक। सभी तृतीय स्टेट के लोग एक जगह खड़े हो गए और सभा को क्या कर दिया, नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। देखिए यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, ठीक। इन लोगों को जो स्टेट जनरल था उसमें नहीं घुसने दिया गया, तो ये लोग बाहर फील्ड में टेनिस का मैदान था वहीं पर ये लोग क्या कर लिए, अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिए, ठीक। और यह शपथ भी ले लिए कि राजा की शक्तियों को कम करने वाला संविधान जब तक तैयार नहीं हो जाता यह सभा भंग नहीं होगी, है ना। यानी यह जो टेनिस के मैदान में इन लोगों ने जो नेशनल असेंबली बनाया, इसमें शपथ लिया कि जब तक हम राजा की शक्ति को कम करने वाला संविधान नहीं बना लेंगे तब तक यह जो असेंबली है, नेशनल असेंबली, यह भंग नहीं होगा, है ना। और ये लोग अपना असेंबली लगे चलाने, कौन, तृतीय स्टेट के लोग, चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा लोग थे, पूरे फ्रांस के जनता का लगभग 90% लोग इसी में थे, है ना। तो जाहिर सी बात है इसको ज़्यादा सहयोग था और सभी लोग इसको मान रहे थे, ठीक है। तो हम चलते हैं अगले पन्ने पे। अब देखिए जब तीसरे स्टेट के लोगों ने अपना अलग नेशनल असेंबली बना लिया, है ना, तो राजा जब यह बात सुना तो राजा को बहुत गुस्सा आया, है ना। उसने क्या किया, तीसरे स्टेट के जो प्रतिनिधि लोग थे उनको पकड़ के क्या हुआ, जेल में बंद करने लगा, है ना। बास्टिल का एक जेल था, बेस्टिल, वहीं पे ये लोग को बंद कर दिया,
ठीक है। और जब बंद कर दिया तो तीसरे स्टेट के जो प्रतिनिधि लोग थे और जो बहुत सारे जो वहाँ के जो जनता लोग थे वे एकदम ज़्यादा गुस्सा हो गए, है ना। और गुस्सा हो गए तो 14 जुलाई सन 1789 को क्रांतिकारियों ने पेरिस स्थित राज्य के कारागृह यानी जो जेल था वहाँ का, जिसका वो बेस्टिल नाम था, है ना, उस बेस्टिल को घेर लिया, ठीक। और जेल का फाटक तोड़ने एवं बंदियों को मुक्त कराने में सफल हुआ। कब? 14 जुलाई सन 1789 को, ठीक। और इसी 14 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। फ्रांस में 14 जुलाई को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन बेस्टिल का जो दुर्ग था उसको इन लोगों ने, क्रांतिकारियों ने तोड़ दिया था, जेल को तोड़ दिया था। और वहाँ से तीसरे स्टेट के जो प्रतिनिधि लोग जो थे, जिनको बंद कर दिया था राजा ने, उसको वहाँ से ये लोग छुड़वा दिए, ठीक। अब इसके बाद देखिए, तो जब तीसरे स्टेट के लोगों ने 14 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने लगा, तो 14 जुलाई सन 1789 के बाद वहाँ फ्रांस का जो राजा था लुई 16वां, वह नाम मात्र के लिए राजा बना रहा और नेशनल असेंबली देश के लिए अधिनियम बनाने लगी, ठीक। यानी तीसरे स्टेट के जो लोग टेनिस के मैदान में जो लोग असेंबली बनाए थे, है ना, नेशनल असेंबली, वही देश के लिए क्या करने लगी? संविधान यानी कानून बनाने लगी, ठीक। और वहाँ का जो राजा था लुई 16वां, वह नाम मात्र का राजा रहा, ठीक। और उस सभा ने, यानी जो टेनिस के मैदान में चल रहा था सभा, नेशनल असेंबली, इस सभा ने 27 अगस्त 1789 को मानव और नागरिकों के अधिकार, द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन को स्वीकार किया। कब? 27 अगस्त 1789 को, ठीक। और इसी के साथ इस घोषणा से प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार प्रकट करने, अपनी इच्छा के अनुसार धर्म पालने, यानी वह जो मन करे वह धर्म पाल सकता है, ठीक, अधिकार मिला। करने का मतलब बहुत सारा उनको अधिकार मिल गया उसके बाद वहाँ के जनता को। इसी के साथ देखिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिला सभी लोगों को वहाँ का, है ना। प्रेस एवं भाषण की स्वतंत्रता मिली, ठीक। उसके बाद देखिए, बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। पहले जो राजा का शासन था उसमें बिना मुकदमा के ही लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता था, अब ऐसा नहीं हो सकता था। मुआवजा दिए बिना उसके ज़मीन पर कब्जा कोई नहीं कर सकता था, है ना। कर का भार जो पहले सिर्फ तृतीय स्टेट को लोग को चुकाना पड़ता था कर, अब कर का भार सभी वर्गों पर समान रूप से डालने का निश्चय किया गया। यानी अब सब लोग को टैक्स देना पड़ेगा, प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों स्टेट के लोगों को, ठीक। इस तरह से उसके बाद फिर देखिए, सभी को निजी संपत्ति रखने का अधिकार मिला, पहले ऐसा नहीं था। तो इस तरह से फ्रांस के लिए ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप के लिए यह क्रांतिकारी घोषणा अत्यधिक महत्वपूर्ण थी, ठीक है। अब चलते हैं आगे। देखिए, 1791 ईस्वी में नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया। कब? 1791 में, जिसमें शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया। आपको तो पता ही है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मोंटेस्क्यू ने दिया था, जिसमें सत्ता जो है तो वह 3 वर्गों में बटा होना चाहिए, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में। ठीक उसी प्रकार का यहाँ पे प्रयोग किया गया फ्रांस में। इस तरह से फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। पहले सिर्फ राजतंत्र था, अब संवैधानिक राजतंत्र का स्थापना हुआ, ठीक। और वहाँ जो बैठक होती थी वह कहाँ होती थी? नेशनल असेंबली में होती थी, ठीक है। और यह नेशनल असेंबली जो था, यह इसका कैसा स्वरूप था तो इसको भी आप समझ लीजिए, यहाँ किताब में नहीं दिया है ना। देखिए, नेशनल असेंबली जो होता था वह जैसे आपके देश में आज के डेट में संसद है, जिसमें सभी जगह के सांसद लोग बैठते हैं, चर्चा करते हैं, ठीक उसी प्रकार वहाँ भी नेशनल असेंबली बना। उसमें जो बाईं तरफ थे वह वामपंथी लोग थे और दक्षिण साइड में, दक्षिण दिशा में दक्षिणपंथी लोग थे, यानी राइट लोग थे, ठीक। दक्षिणपंथी लोग जो थे वह राजतंत्र के समर्थक थे, ठीक। और वामपंथी यानी जो बाएं तरफ जो लोग बैठते थे वह राजतंत्र के विरोधी थे, है ना। वे लोग नहीं चाहते थे कि देश में राजा का शासन हो, और ये लोग राजतंत्र के समर्थन में थे। कौन? दक्षिणपंथी लोग, ठीक है। अब देखिए, वामपंथी जो लोग थे, इसमें प्रमुख रूप से जैकोबियन क्लब के मेंबर लोग थे, ठीक। और दक्षिणपंथी मेंबर में यानी राजतंत्र के समर्थक में जीरोदिस्त लोग थे, ठीक। जैकोबियन के जो मेंबर थे वे अनुशासित थे, संगठित थे और राजनीतिक रूप से दक्ष थे। लेकिन जो जीरोदिस्त थे वे शिक्षित थे, संस्कारी थे और किताबी ज्ञान वाले थे, ठीक। तो जाहिर सी बात है इससे ज़्यादा भारी हो गए,
है ना, क्योंकि ये लोग अनुशासित थे, संगठित थे और राजनीतिक रूप से दक्ष थे। और इनको ज़्यादा सपोर्ट भी था, फ्रांस के लगभग सारी जनता इनको सपोर्ट कर रही थी, किनको, वामपंथी लोगों को। इसका जो प्रमुख नेता था वह मैक्समिलियन रोबर्सपियर था। किसका प्रमुख नेता? इस वामपंथी जैकोबियन क्लब का नेता। ठीक, आशा आपको समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब यह जो 1791 में जो नेशनल असेंबली जो संविधान का प्रारूप तैयार किया, तो उसमें नेशनल असेंबली में ऐसे ही लोग बैठते थे। ठीक, अब देखिए, कहने का मतलब है कि 1791 ईस्वी में नेशनल असेंबली लागू तो हो गया, है ना, और लुई 16वें ने संविधान को मान भी लिया, परंतु अभी भी जो व्यवस्था था वह राजतंत्र वाली व्यवस्था था। ठीक, यानी राजतंत्रात्मक व्यवस्था ही था। ठीक, अभी भी वोट देने का अधिकार सिर्फ टैक्स देने वालों को ही था, और जो गरीब लोग के प्रतिनिधि थे यानी गरीब लोग थे उनको टैक्स वोट देने का अधिकार नहीं था। ठीक है, इसके बाद एक और समस्या देखिए, 1792 में नेशनल असेंबली ने ऑस्ट्रिया, प्रसा और सेवाय के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, है ना। यानी अभी अभी तो आपका देश का स्थिति संभला ही था और अभी अभी आप युद्ध करने पर तुल गए। ठीक, तो इन सब कारणों से क्या हुआ, जनता को काफ़ी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी, है ना। और इस युद्ध में फ्रांस हार भी गया, और जब फ्रांस हार गया तो फ्रांस का जो स्थिति था एकदम डामाडोल हो गया। अब जब फ्रांस का स्थिति एकदम डामाडोल हो गया तो फिर आगे देखिए आतंक का राज हो गया। अब देखिए आतंक का राज कैसे हो गया, तो इसको भी आप समझ लीजिए। रोबर्सपियर वामपंथी विचारधारा का समर्थक था। आप तो पीछे पढ़े ही हैं ना, संविधान जो ये नेशनल असेंबली जो थे इसमें वामपंथी लोग बाएं तरफ बैठे थे और दक्षिणपंथी लोग दाहिने तरफ। इसके जो थे ये जो जीरोधिस्ट लोग थे इसमें जैकोबियन क्लब के मेंबर थे। इसका प्रमुख नेता था मैक्समिलियन रोबर्सपियर, और इसके जो लोग थे वह शिक्षित थे, संस्कारित थे, किताबी ज्ञान वाले थे, है ना, ज़्यादा सुसंगठित ये लोग नहीं थे। तो जब फ्रांस का स्थिति डमाडोल हो गया, हार गया ये युद्ध में, है ना, और अभी भी बहुत सारा बुराई था उसमें, यानी राजतंत्र व्यवस्था था, वोट देने का अधिकार सिर्फ कर देने वालों का था, है ना। तो इससे जो जैकोबियन क्लब के लोग थे ये बहुत परेशान थे, है ना, और राजा को क्या किया, इन लोगों ने घेर लिया। ध्यान दीजिए आगे, खाद्य पदार्थों की महंगाई का अभाव से नाराज होकर उन्होंने हिंसक विद्रोह की शुरुआत कर दी। कौन? ये रोबर्सपियर वामपंथी लोग जो थे, है ना, और आतंक का राज स्थापित कर दिया। ठीक, देखिए 14 महीने में ही लगभग 70,000 व्यक्तियों पर मुकदमे चलाए और उन्हें फांसी दे दी गई। ठीक, उसके बाद देखिए 21 सितंबर 1792 को नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया, है ना, और राजा की सत्ता को समाप्त कर दी। कहने का मतलब पहले जो नेशनल असेंबली था अब वह हो गया नेशनल कन्वेंशन। ठीक, पहले जो नेशनल असेंबली था अब वह क्या हो गया, नेशनल कन्वेंशन, और राजा का जो सत्ता था वह ख़त्म कर दिया गया। ठीक, और देशद्रोह के आरोप में लुई 16वें पर मुकदमा चलाया गया, और 21 जनवरी 1793 को लुई 16वां जो राजा था वहाँ का उसको फांसी पर चढ़ा दिया गया, और उसी के कुछ दिन के बाद मैरी अंतोनियत के भी फांसी दे दिया, यानी इसकी जो पत्नी थी अंतोनियत इसको भी फांसी दे दिया गया। ठीक, और जो नेशनल असेंबली था उसका नाम क्या हो गया, नेशनल कन्वेंशन। तो देखिए यहाँ पे जो रोबर्सपियर था उसके द्वारा स्थापित आतंक का जो राज्य था, है ना, वह 1793 में उत्कर्ष पर था। ठीक है, चरम पर था। कन्वेंशन यानी जो अभी नेशनल असेंबली था वह नेशनल कन्वेंशन हो गया था। कन्वेंशन द्वारा राष्ट्र की एकमात्र भाषा फ्रेंच घोषित की गई। ठीक, कानूनों का संकलन कराया गया, उपनिवेशों में गुलाम बनाकर भेजने की प्रथा को समाप्त कर दी गई, है ना, प्रथम पुत्र को ही उत्तराधिकार बनाने की प्रथा को समाप्त कर दिया गया। ठीक, नया राष्ट्र का कैलेंडर शुरू किया गया 22 सितंबर 1792 को। ठीक, तो इस सभी चीज़ों से रोबर्सपियर जो था वह सर्वोच्च सत्ता यानी बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा इसको मिल गया था, लेकिन यह भी अस्थायी सिद्ध हुआ, है ना। यह इतना ना ज़्यादा लोगों को फांसी देने लगा। अब जो रोबर्सपियर था यह जितने भी इसके विरोधी लोग थे इस सब को फांसी चढ़ाने लगा, है ना। तो इससे भी वहाँ का जो जनता थे, फ्रांस की जनता थी, वह डरने लगी रोबर्सपियर से। ठीक, देखिए उनकी हिंसात्मक कार्रवाइयों की वजह से विशेष न्यायालय ने जुलाई 1794 में उसे मृत्यु दंड दिया। ठीक, कहने का मतलब यह जो मैक्समिलियन रोबर्सपियर था इसको भी वहाँ के न्यायालय ने क्या कर दिया, मृत्यु दंड दे दिया। उसके बाद 1795 ईस्वी में नया संविधान बना फिर से
फ्रांस का, ठीक, जिसने फ्रांस में गणतांत्रिक शासन की शुरुआत की। अब वहाँ पे राजतंत्र एकदम से ख़त्म हो गया, क्या शुरू हो गया, गणतंत्र, यानी लोगों का शासन शुरू हो गया, ठीक, लोग वोट देकर अपना शासक चुनते थे, ठीक है। तो यहाँ तक आपका जो हिस्ट्री में आपको जितना पढ़ाया गया है फ्रांस की क्रांति में, इतना ही है। इसके बाद नेपोलियन का अलग पार्ट है ना, नेपोलियन, इसके बारे में पढ़ेंगे तो यह एक अलग चैप्टर ही है। इसके बारे में ज़्यादा नहीं दिया है आपको, मात्र 2 लाइन में कंप्लीट कर दिया है कि आगे चलकर नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को इस गणराज्य का प्रधान घोषित कर अपनी विधि संहिता लागू की, ठीक। उसके सुधार कार्यों ने तत्कालीन फ्रांस के उत्थान में काफ़ी सहयोग प्रदान किया। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट का भी एक अलग चैप्टर है, ठीक, बहुत लंबा स्टोरी है। फिलहाल फ्रांस की क्रांति में आपको इतना ही जानना था। आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा जो भी चीज़ इसमें किताब में बताया गया है, ठीक। अब हम आगे देखेंगे क्रांति के परिणाम, यानी फ्रांस की जो क्रांति थी उसके क्या क्या परिणाम हुए। तो देखिए क्या क्या परिणाम हुए। पुरातन व्यवस्था का अंत हो गया, है ना, यानी आधुनिक युग को जन्म दिया जिसमें स्वतंत्रता, लोगों को स्वतंत्रता मिली, लोग उस एक समान हो गए। पहले एक प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्टेट में बटे हुए थे, अब सभी लोग समान हो गए, है ना। बंधुत्व को प्रोत्साहन मिला, यानी लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी को प्रोत्साहन मिला, ठीक। इसके बाद देखिए धर्मनिरपेक्ष राज्य बन गया फ्रांस, यानी फ्रांस का अब कोई भी राजधर्म नहीं था। जनता को जो मन पसंद आए वह धर्म अपना सकता है, ठीक। जिस जनता को जो मन में आए उस धर्म को वह मान सकता है, यानी जनता को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई, ठीक। इसके आगे देखिए, इसके बाद देखिए जनतंत्र की स्थापना हुआ वहाँ पे, यानी जनता का शासन शुरू हो गया फ्रांस में। उसके बाद देखिए व्यक्ति की महत्ता, यानी नागरिकों के मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों की घोषणा की गई। उसके बाद देखिए समाजवाद प्रारंभ हुआ फ्रांस में, यानी जैकोबियन क्लब के जो मेंबर लोग थे वे सामान्य जनता के लिए अधिकारों की रक्षा की एवं अमीरों की जगह गरीबों के पक्ष लिया, ठीक। देखिए वाणिज्य और व्यापार में वृद्धि हुआ। क्रांति के बाद क्या हुआ, गिल्ड प्रथा, यानी प्रांतीय आयात कर तथा अन्य व्यापारिक प्रतिबंध व्यापारियों से हटा लिए गए। पहले व्यापारियों से बहुत ज़्यादा कर लिया जाता था, है ना, वह सब कर खत्म कर दिया गया, जिससे वाणिज्य व्यापार में वृद्धि हो गया, ठीक। इसके बाद देखिए दास प्रथा का उन्मूलन हो गया। यहाँ देखिए दास प्रथा का उन्मूलन करने का मतलब फ्रांस जो था पहले जिस देश को उपनिवेश बनाता था वहाँ से लोगों को पकड़ पकड़ के लाता था और अपने देश में खूब उसे कमवाता था, है ना, उसी को कहते हैं दास प्रथा। तो दास प्रथा को भी ख़त्म कर दिया गया अब, ठीक। इसके बाद देखिए सरकार पर शिक्षा का उत्तरदायित्व, यानी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ा सरकार, यानी फ्रांस में अभी तक सिर्फ चर्च में शिक्षा प्रदान किया जाता था, है ना, लेकिन अब क्या हुआ, ये पेरिस विश्वविद्यालय तथा कई अन्य शिक्षण संस्थान एवं शोध संस्थान फ्रांस में खोले गए, ठीक है। इसके बाद देखिए राष्ट्रीय कैलेंडर का विकास हुआ फ्रांस में, ठीक। फिर उसके बाद देखिए महिला आंदोलन में देखिए क्या है, फ्रांस की क्रांति में महिलाएं भी शामिल हुई थी, है ना। इन्होंने द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन नामक संस्था का गठन किया था, ठीक, जिसमें ओलंप द गूज नामक नेत्री एक महिला थी, ठीक। इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। इसके नेतृत्व में महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार की मांग को स्वीकार कर लिया गया, ठीक, यानी राजनीति में सिर्फ पुरुष ही नहीं रह सकते थे, अब महिला भी रह सकती थी, ठीक। इसके बाद देखिए 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार प्राप्त करने में सफलता हासिल की, यानी 1946 में फ्रांस में अब महिला भी अपना वोट दे सकती थी। इससे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, ठीक है। तो यह सब था क्रांति के परिणाम, ठीक। आगे का जो टॉपिक है यह इसमें है कि अन्य देशों पर इस क्रांति का क्या क्या प्रभाव पड़ा, उसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो देखिए फ्रांस में जो क्रांति हुआ तो यह जो जिस निरंकुश राजा के खिलाफ, जिस निरंकुश राजतंत्र के खिलाफ क्रांति हुआ फ्रांस में, तो यह निरंकुश राजतंत्र सिर्फ फ्रांस में नहीं था बल्कि यूरोप के बहुत सारे देशों में था, है ना। तो जब फ्रांस में जब लोग वहाँ पे जब जनता का शासन हो गया तो अन्य यूरोपीय देश के लोग भी उनसे कुछ सीखे और वहाँ भी क्रांति शुरू हो गया, ठीक है। इसका प्रभाव मुख्य रूप से इटली पर पड़ा, जर्मनी पर, पोलैंड पर और इंग्लैंड पर पड़ा, ठीक है। तो देखिए इटली पर क्या प्रभाव पड़ा, तो इटली के भावी एकीकरण में का मार्ग प्रशस्त हुआ फ्रांस के क्रांति के द्वारा,
ठीक। उसके बाद देखिए जर्मनी जो देश था वह पहले 300 छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था, है ना, जो नेपोलियन के प्रयास के बाद 38 राज्यों में सीमित हो गया और जर्मनी का एकीकरण को बल मिला। ठीक। इसके बाद देखिए पोलैंड जो था, पहले यह पोलैंड देश रूस, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के बीच में बटा हुआ था। ठीक। प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, पोलैंड का स्वतंत्र राज्य कायम हो सका। उसके बाद देखिए इंग्लैंड पर क्या प्रभाव पड़ा, तो देखिए 1832 ईस्वी में इंग्लैंड में संसदीय सुधार अधिनियम पारित हुआ, जिसके द्वारा वहाँ के जमींदारों की शक्ति समाप्त कर दी गई और जनता के लिए अनेक सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ। भविष्य में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के विकास में इस क्रांति का बहुत अधिक योगदान था। ठीक। यानी इसी फ्रांसीसी क्रांति के बाद क्या हुआ, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई। ठीक है, तो यह सब था अन्य देशों पर क्रांति के प्रभाव, यानी फ्रांस में जो क्रांति हुई इसका दूसरे देशों पर क्या प्रभाव पड़ा था। चलिए हमारा अगला और अंतिम टॉपिक है क्रांति का स्वरूप, यानी फ्रांस में जो क्रांति हुआ उसका स्वरूप कैसा था। देखिए इतिहासकारों का मानना है कि 1789 ईस्वी की जो फ्रांसीसी क्रांति थी उसको बुर्जुआई यानी मध्यम वर्गीय क्रांति कहा गया। अब देखिए मध्यम वर्गीय क्रांति उसको क्यों कहा गया, तो देखिए इसको समझिए। पहले आपने पढ़ा कि फ्रांस का जो सामाजिक व्यवस्था था पहले वह 3 वर्गों में बटा हुआ था। पहले और दूसरे स्टेट में वैसे लोग थे जिनको बहुत सारा विशेष सुविधा प्राप्त था, वे लोग कर नहीं देते थे और उनका पद क्या था, वंशानुगत था, यानी उनका बेटा फिर उसका बेटा, इस तरह से था। लेकिन तीसरे स्टेट के जो लोग थे वे लोग आम जनता थे। ठीक। लेकिन तीसरे स्टेट में कुछ लोग ऐसे थे जो व्यवसायी थे और कमा के बहुत धनिक हो गए थे, है ना। लेकिन उनको ये जो पहले और दूसरे स्टेट के लोग थे वे लोग समान नज़र से नहीं देखते थे, है ना, उनको वे लोग घृणा की दृष्टि से देखते थे। जिसका ये जो तीसरे स्टेट के जो मध्यम वर्गीय लोग थे, है ना, उनको बहुत बुरा लगता था। ठीक। कहने का मतलब देखिए आगे, फ्रांस में मध्यम वर्ग के पास पूंजी की कमी नहीं थी, यानी तीसरे स्टेट में जो मध्यम वर्ग के जो लोग थे उनके पास पैसे की थोड़ी भी कमी नहीं थी। ये ज़्यादा कदा सरकार को कर्ज देने का काम भी करते थे, सोच लीजिए, लेकिन सत्ता में इनकी कोई भी सहभागिता नहीं थी। और ये हमेशा प्रथम और द्वितीय स्टेट के जो लोग थे यानी पादरी और कुलीन वर्ग, उनसे हमेशा ये लोग छोटे कहलाते थे। ठीक। तो लड़ाई जो था यह मुख्य रूप से इन्हीं मध्यम वर्गीय वर्गों का लड़ाई था। ठीक। जितने भी दार्शनिक थे जिन्होंने बौद्धिक चेतना जगाई, यानी रूसो थे, मोंटेस्क्यू, उसके बाद वोल्टेयर, यह सभी मध्यम वर्ग के थे, है ना। क्रांति के अधिकांश नेता भी मध्यम वर्ग के थे जिन्होंने क्रांति का संचालन किया। ठीक। इसके बाद देखिए जितने भी नेता थे वह सब कहाँ थे, मध्यम वर्ग के ही थे। ठीक। इस क्रांति से मध्यम वर्ग को ही लाभ हुआ, साधारण जनता को तो मताधिकार भी नहीं मिला। आपने पढ़ा हुआ कि जब नेशनल असेंबली जब बन गया, है ना, तो उसमें वोट देने का अधिकार सिर्फ टैक्स देने वालों का था, है ना। कहने का मतलब जो लोग टैक्स दे रहे थे सिर्फ वही लोग वोट दे सकते थे और साधारण लोग मत यानी वोट नहीं दे सकते थे। ठीक। इस तरह से इतिहासकारों की यह बात तथ्यपरक प्रतीत होती है कि फ्रांस की क्रांति का जो स्वरूप था वह कैसा था, मध्यवर्गीय था। ठीक। क्योंकि मध्यम वर्ग के लोग ही इसके विशेष कारण के रूप में थे। क्रांति का नेतृत्व भी इन्होंने किया और सर्वाधिक लाभ भी इसी मध्यम वर्गीय वर्ग को प्राप्त हुआ। ठीक। तो फ्रांस का जो क्रांति था वो उसका स्वरूप कैसा था, तो मध्यम वर्गीय स्वरूप था। ठीक। यही कहना चाह रहा है आपका किताब। यहाँ पे आपका यह अध्याय खत्म हुआ। ठीक। इसके बाद देखिए अभ्यास प्रश्न है, इन सभी प्रश्नों को हम हल करेंगे एक एक करके अगले वीडियो में, नहीं तो यह वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा इसमें। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, कुछ कहना चाहते हो तो कृपया कमेंट करें। वीडियो अगर अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। पढ़ते रहें, खुश रहें। थैंक यू।